Good morning. Am I audible? Hello. Good morning, sir. Good morning. My voice clear? Yes, sir. Okay. Okay. So जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर को डिस्कस किया था, जैसे कि उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहता है, स्टेटर रहता है, रोटर रहता है, एंड उसका जो टाइप्स है, इंडक्शन मोटर का टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। तो बेसिकली हमने देखा दो तरह की मोटर होता है इंडक्शन मोटर, एक स्क्विरल केज मोटर होता है, एक स्लिप रिंग मोटर होता है। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस किसके ऊपर बेस करके बनता है? रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बेस करके दो टाइप का मोटर आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये इंडक्शन मोटर एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, मतलब कि कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Principle of operation. So when a three-phase stator winding is energized from a three-phase supply, then क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था, ठीक है, कि जब भी स्टेटर में हम थ्री फेज सप्लाई को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। सो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इसको क्यों हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये जान लो कि थ्री फेज सप्लाई देने से क्या होगा, स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस्ड होता है तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम को देख लेते हैं। मान लो ये
स्टेटर है, ठीक है, ये हमारा स्टेटर है, और ये क्या है, इस साइड पे रोटर है, ठीक है, रोटर, और बीच का ये जो स्पेस है ये एयर गैप है, ठीक है, ये क्या है, एयर गैप। जैसे कि स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है ना, क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच में तो कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है रोटर और स्टेटर के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर गैप है। अब देखो, स्टेटर वाइंडिंग में जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा, एक रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, तो देखो, ये सब फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। तब क्या होगा कि ये फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एयर गैप कॉज करके हमारा यहाँ पर जो रोटर कंडक्टर होगा, रोटर कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा, और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर के बीच जो रिलेटिव स्पीड होता है, उस रिलेटिव स्पीड के वजह से क्या होगा, रोटर में, कंडक्टर में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो रोटेटिंग फील्ड और रोटर के बीच का एक रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रोटेटिंग फील्ड है, रोटेटिंग फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, मतलब कि इसका जो स्पीड होता है ns, ये क्या है, ये सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है यही बनता है, ns इज इक्वल टू 120 f/p, ये तुमने पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो ये फील्ड का स्पीड है, ये फील्ड, रोटेटिंग फील्ड और रोटर के बीच का जो रिलेटिव स्पीड के है, उसके वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने पिछले क्लास में क्या बताया था कि रोटर यहाँ पर परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है कि नहीं, रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किट रहता है। तो जब रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब कि यहाँ पर रोटर कंडक्टर होता है ना, यहाँ पर रोटर कंडक्टर होता है, ठीक है, सो रोटर कंडक्टर में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये एक शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ये वाइंडिंग तो एक शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग है, तो क्या होगा, ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगा तब यहाँ पर करंट भी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट जब फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। और हम जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी भी फील्ड में उसे हम रखेंगे या किसी भी फील्ड में वो प्लेस करेगा, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा, है कि नहीं। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी फील्ड में अगर हम उसे प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, उस कंडक्टर के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा, ये तो हम जानते हैं। तो जब मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर लगेगा, कंडक्टर के ऊपर जब मैकेनिकल फोर्स लगेगा, यहाँ पर तो बहुत सारा कंडक्टर है, तो सारे कंडक्टर का मैकेनिकल फोर्स मिलके एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। जब टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा तो क्या करेगा, ये रोटर क्या है ना, ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो रोटर क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके होंगे कि ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जैसे कि फैराडे जो लॉ है, फैराडे लॉ में हमने क्या देखा था, जब भी किसी भी मान लो ये यहाँ पर अगर हम एक कंडक्टर को रखेंगे, ठीक है, और ये यहाँ इसके ऊपर अप्लाई होने वाला ये जो फील्ड है या फिर फ्लक्स है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हम जानते हैं। और फैराडे का सेकेंड लॉ क्या क्या कहता है,
फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर इंड्यूस्ड करंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? एन डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पर एक सिंगल टर्न लिया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये फैराडे का सेकेंड लॉ है। मतलब कि फर्स्ट लॉ फैराडे ने क्या क्या बोला था कि जब भी एक कंडक्टर के ऊपर हम एक फ्लक्स को अप्लाई करते हैं, जो फ्लक्स क्या है, चेंज है, चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर कोई भी ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो फ्लक्स को चेंज करना है, तो फ्लक्स को जब हम चेंज करेंगे तो इसके ऊपर क्या है, इस कंडक्टर के ऊपर या फिर इस कॉइल के ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि वो जो इंड्यूस्ड होने वाला जो ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। उसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है डी फाइव बाई डी टी। सो हम यहाँ पर एक एन को ऐड करते हैं। क्यों एन को ऐड करते हैं? नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, जितना टर्न होगा उतना ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। सो ये डी फाइव बाई डी टी ये क्या है, ये एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है उसका जो रेट है वही डी फाइव बाई डी टी है। सो डी फाइव बाई डी टी इंटू एन, ये क्या है, ये हमारा जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया है वो ईएमएफ है। ठीक है, ये फैराडे लॉ कहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आता है कि ये रोटर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, किस दिशा में होगा। फैराडे यहाँ पर बोला है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ऐसा होगा, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा जब आप फ्लक्स को चेंज करेंगे। लेकिन फैराडे ने ये नहीं कहा कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये फैराडे ने नहीं बताया। तो ये कौन बताया? तुमने इक्वेशन पढ़ा है कि E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, इसके साथ एक साइन होता है ना, माइनस साइन। यस सर। माइनस साइन होता है ना, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। सो ये माइनस एन, ये साइन किसने दिया है? सर लेंस। लेंज, वेरी गुड। सो लेंज क्या कहता है, यहाँ पर लेंज कहता है, लेंज ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये हमें लेंज ने बताया। सो लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है जब भी किसी भी कॉइल या कंडक्टर के ऊपर इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगा कि जिसके वजह से वो प्रोड्यूस्ड हुआ है, जिस कारण के वजह से, जिस रीजन के वजह से वो ईएमएफ वो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, उसको ही क्या करेगा, अपोज करेगा। ये कौन कहता है? ये लेंज कहता है। ठीक है, सो चलो देख लेते हैं एक बार, लेंज का प्रिंसिपल भी यहाँ पर देख लेते हैं। सो ये तो फैराडे ने कहा है, अब लेंज क्या कहता है देखो। जैसे कि हमने पहले हमने जब मैग्नेटिक सर्किट को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो हमने बताया था, फ्लक्स का डायरेक्शन बताया, करंट का डायरेक्शन हमने बताया था ना, कि करंट का डायरेक्शन, मान लो ये कॉइल है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। ठीक है, कुछ इस तरफ है। ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो हमारा फेस में जो पोल होगा, कौन सा पोल होगा बताओ तो? ये सामने वाला जो फेस होगा ना, देखो किसी भी कंडक्टर से अगर करंट को हम पास करेंगे, करंट अगर पास होगा तो यहाँ पर एक फ्लक्स तो प्रोड्यूस्ड होगा ना। हमने सोलिनॉइड को लेके हमने एग्जांपल दिया था कि अगर सोलिनॉइड के ऊपर कॉइल को अगर हम लपेटेंगे, उसके ऊपर हम करंट को फ्लो करेंगे, करंट को पास करवाएंगे, तो करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन के साथ साथ उसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, फ्लक्स का भी तो एक डायरेक्शन होगा। मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल तो क्रिएट हो जाएगा। सो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल किस तरफ होगा, ये तो हमने बताया था।
याद है? दीपक, दीपक, दीपक कुमार, दीपक कुमार, दीपक, अच्छा सौरभ, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताओ, मैं तो कुछ पूछ रहा हूँ ना, याद है कि नहीं? यस सर। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो, यस सर। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ बताओ बताओ। क्या सर क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया? क्वेश्चन नहीं सुना है? नहीं तो सर, फंस जो कट कॉइल रहा है, कॉइल कॉइल से करंट पास हो रहा है ना, यस यहाँ पर सर। मान लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रहा है करंट। सो यहाँ पर जो पोल क्रिएट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड तो पास होगा ना, तो ये जो फील्ड होगा ये तो पोल क्रिएट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट करेगा ना। तो यस सर। यहाँ पर कौन से साइड पे कौन सा पोल होगा, यही मैंने पूछा। सर जिधर से फ्लक्स निकलेगा वो नॉर्थ पोल होगा। जिधर से निकलेगा मतलब पीछे की यस तरफ? सर। यस सर। सोच समझ के बता रहे हो? हाँ? ये मान लो एक सॉलिनॉइड है, ठीक है, मान लो एक सॉलिनॉइड है, यहाँ पर हम सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है, ठीक है। अब बताओ, मतलब कि यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड का इस साइड का पोल क्या होगा, इस साइड का पोल क्या होगा? लेफ्ट साइड का नॉर्थ होगा और साउथ, राइट साइड साउथ होगा। ये नॉर्थ होगा, यस सर। ये साउथ होगा, और यस इसके सर। अंदर से जो पास फील्ड पास होगा साउथ से नॉर्थ की दिशा में होगा, यस ऐसा है। सर। यस सर। तो अब वहां पर देखो, जब यहाँ पर जब फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सामने वाला जो पोल होगा वो कौन सा पोल होगा? वो सर इसका अपोजिट हो जाएगा जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो। देखो यहाँ पर मान लो कि ये है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो आप बताओ तो सामने वाला फेस क्या दिखेगा? साउथ सर। साउथ दिखेगा। और ये क्या दिखेगा? नॉर्थ। नॉर्थ दिखेगा। तो पहले जब हम पूछा था इसको साउथ क्या के लिए बोला? वो सर क्वेश्चन समझ नहीं पाए थे। तो ठीक है, देखो यहाँ पर देखो कि जब करंट का डायरेक्शन लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो सामने वाला जो पोल है वो एन है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
करंट मूव करेगा तो सामने वाला फोर्स क्या क्रिएट करेगा, साउथ क्रिएट करेगा। अब देखो यहाँ पर मान लो एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है। देखो इस सिचुएशन में देखो, जब ये मैग्नेट यहाँ पर फिक्स रहेगा तो इस कॉइल के अंदर से तो फील्ड पास होगा, कॉइल के अंदर से पास होने वाला जो फील्ड है या फिर फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं, कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो इस कॉइल के ऊपर कोई भी वोल्टेज और करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब अगर देखो इस मैग्नेट को अगर इसके पास हम ले आएंगे, जब इसके पास हम ले आएंगे तो इसके अंदर से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या इंक्रीज करेगा, है कि नहीं, फील्ड इंक्रीज करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल के ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो यहाँ पर एक करंट भी इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स का चेंज हो रहा है। और फैराडे ने तो यही कहा था कि जब फ्लक्स का चेंज आएगा तब वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एक करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो जब भी हम मैग्नेट को इसके पास ले आएंगे, इसको मूव कराएंगे, तो इसके अंदर से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, इसके ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इसके ऊपर एक करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोज कॉइल है। अब देखो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, यही हमें जानना है, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। लेंज ने क्या कहा है, लेंज ने यही कहा है कि जिसके वजह से इस कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट का जो डायरेक्शन होगा उस रीजन को अपोज करेगा, मतलब कि जिसके वजह से ये करंट यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है उस रीजन को अपोज करेगा। तो यहाँ पर करंट इंड्यूस जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, ये फ्लक्स बनने के वजह से हो रहा है, मतलब कि इस मैग्नेट को हम इसके पास अगर ले आएंगे तभी तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा। तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पर जो मैग्नेट है ये मैग्नेट को अपने पास आने का अपोज करेगा, मतलब कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होना चाहिए कि ये जो मैग्नेट है इसके पास आने का अपोज करेगा, क्योंकि इसके पास आने से ही तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इस दिशा में होगा कि इसका अपोज करेंगे। तो इसका अपोज करना मतलब क्या है, इस साइड पे एक ऐसा पोल क्रिएट होना है जो इस मैग्नेट को रिपेल करेगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। यस सर। सो अब बताओ इसको रिपेल करने के लिए इस साइड में क्या है, एक नॉर्थ पोल क्रिएट होना चाहिए, तभी तो ये इसको अपोज करेगा Yes. अपने पास आने का। तो Yes, sir. अगर यहाँ पर एन पोल क्रिएट होना चाहिए तो बताओ तो आप करंट का डायरेक्शन किस तरफ होने से यहाँ पर एन पोल क्रिएट होगा। बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा होने से यहाँ पर एन पोल क्रिएट होगा, तभी ये इसको अपोज करेगा, मतलब कि जिस रीजन के वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हुआ है उस रीजन को ये अपोज कर पाएगा जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यही लेंज ने कहा है। अब सिमिलरली ऐसा देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ, अगर मान लो कि इस कॉइल से इसे हम दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, इससे दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाने से क्या होगा, इसके अंदर पास होने वाला जो फ्लक्स है वो डिक्रीज करेगा। तो जब डिक्रीज करेगा तब भी तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड हो सकता है जब फ्लक्स का चेंज होगा। तो यहाँ इसको दूर ले जाने से यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स का चेंज आएगा, तो फ्लक्स का चेंज जब आएगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। अब बताओ जिस रीजन की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो क्या है, इसे दूर ले जाना। सो अब करंट का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होना चाहिए कि
ये इसका दूर जाने का अपोज करे, मतलब इसे अट्रैक्ट करे। तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए इस साइड पे कौन सा पोल क्रिएट होना चाहिए? साउथ पोल। जब यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट होगा तभी इस रीजन को ये अपोज कर पाएगा, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर एस पोल क्रिएट होना चाहिए तो करंट का डायरेक्शन किस दिशा में होना चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिशा में होना चाहिए। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करेगा तभी यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट होगा और उस रीजन को अपोज करेगा। सो ये बेसिकली लेंज लॉ है। लेंज लॉ क्या कहता है? जिस कारण किसी भी कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होता है, उस करंट का डायरेक्शन, ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होना चाहिए कि जिसके वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है या फिर वो प्रोड्यूस्ड हुआ है, उस रीजन को वो अपोज कर सके। ये लेंज ने कहा है। सो यहाँ पर लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हमने तो सुना था कि ये अपोज करता है, क्या अपोज करता है, कैसे अपोज करता है, अब पूरा मैटर को क्लियर हो गया है ना? यस सर। अच्छा, अब देखो, जो हमने मेन टॉपिक पे अब आते हैं। तो यहाँ पर जब रिलेटिव स्पीड के वजह से, किसके बीच रिलेटिव स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड, मतलब कि स्टेटर का जो फील्ड है एंड रोटर का जो कंडक्टर है, मतलब रोटर है, ठीक है, इसके बीच का जो रिलेटिव स्पीड होगा उसके वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया है। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गए तो क्या होगा? यहाँ पर जो रोटर, हमारा रोटर है वो तो क्लोज है, वो शॉर्ट सर्किट है। तो जब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा तो तुरंत क्या होगा? करंट भी फ्लो करना स्टार्ट होगा। जब करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा तो एक करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर बन गया है। अब करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो प्लेस करेगा तो कंडक्टर के ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, सॉरी, एक मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो मैकेनिकल फोर्स कंडक्टर के ऊपर जब क्रिएट होगा, एक कंडक्टर के ऊपर, मान लो कि यहाँ पर जितना सारा कंडक्टर है, सभी कंडक्टर के ऊपर तो मैकेनिकल फोर्स लगेगा। तो ये टोटल मैकेनिकल फोर्स, मतलब इसका जो सम है, ये मिलके क्या होगा? यहाँ पर एक टॉर्क को डेवलप करेगा। तो जब टॉर्क डेवलप होगा तो क्या होगा? ये रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन किस दिशा में रोटेट करना स्टार्ट करेगा? वही लेंज, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इसका जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में होगा? फ्लक्स, जो हमारे जो यहाँ पर जो रोटेटिंग फ्लक्स है उस दिशा में होगा, इसको उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बताओ तो। ये जो रोटर रोटेट करेगा ना, रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? मान लो कि रोटेटिंग फील्ड का डायरेक्शन को इस दिशा में है, ठीक है। तो रोटर का डायरेक्शन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे होगा। क्यों? क्यों? ऐसे ही बोल दिया या फिर सोच समझ के बोला? सर वो फॉलो करता है ना, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक हाँ, फील्ड। तो फॉलो क्यों करेगा? फॉलो क्यों करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को? यही तो हमने पूछा है। अभी तो हमने बताया ना, यहाँ पर लेंज लॉ काम कर रहा है, मतलब कि रोटर के ऊपर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो किसके वजह से इंड्यूस्ड हुआ है? इसका रीजन कौन है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का बीच में जो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है, उस रिलेटिव स्पीड के वजह से ही तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हुआ है, ये में भी इंड्यूस्ड हुआ है, करंट इंड्यूस्ड है कि नहीं? तो करंट का डायरेक्शन अब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो उस रिलेटिव स्पीड को जितना हो सके कम करने की कोशिश करे। तो कम करने की जब कोशिश करेगा, कैसे कम होगा? कैसे कम होगा? देखो, हमारा जो रोटेटिंग फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और रोटर जो है उसके बीच का रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोटर को उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि इसके वजह से ही तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हुआ है। ये रिलेटिव स्पीड, बात को समझो, ये हमारा जो रोटेटिंग फील्ड है और रोटर है, इसके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है, उसके वजह से यहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हुआ है, करंट भी इंड्यूस्ड हुआ है।
अब उस रिलेटिव स्पीड के वजह से ये इंड्यूस्ड हुआ है। अब लेंज क्या कहता है, उस रीजन को ही अपोज करेगा, मतलब उसका जो रिलेटिव स्पीड है उसको अपोज करेगा, मतलब रिलेटिव स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कब हो सकता है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये रोटर रोटेट करेगा। मतलब रिलेटिव स्पीड यहां पर क्या है, देखो एनएस क्या है, एनएस क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है वही एनएस है ना। और रोटर का जो यहाँ पर जो रोटर है, रोटर का स्पीड मान लो एन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है एनएस माइनस एन है। तो ये जितना कम करने की कोशिश करेगा क्या होगा, यही तो लेंज कहता है, ये कम करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। तो यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को ये रोटर फॉलो करेगा। मतलब कि रोटर का यहाँ पर रोटर का टेंडेंसी क्या होगा कि एनी हाउ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे पकड़ना, ये उसे पकड़ने की कोशिश करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने की कोशिश करने के वजह से इसका जो रोटेशन होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। तो रोटर स्टार्ट हो जाएगा, रोटर घूमने लगेगा। अब यहाँ पर बताओ तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को वो कभी पकड़ पाएगा, नो सर। पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन पकड़ने की कोशिश करेगा। क्यों पकड़ नहीं पाएगा, अगर अगर मान लो कि रोटर हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है एनएस, ये स्पीड अचीव कर लिया है, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को वो पकड़ लिया है, तब क्या होगा, तब यहाँ पर सिनेरियो क्या होगा बताओ तो। तो सर स्लिप 0 हो जाएगा। अब स्लिप कहाँ से आया, रुक जाएगा सर एनएस माइनस एनआर। मैंने स्लिप अभी पढ़ाया है, पढ़ाया है, नहीं सर। तो स्लिप कहाँ से आ गया। हम जिस पोजीशन में जिस सिचुएशन में डिस्कशन कर रहे हैं ना, वहीं से समझो, स्लिप तो बाद में आएगा, स्लिप तो बाद में आएगा ना, स्लिप अभी अभी मैंने स्लिप नहीं पढ़ाया। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली केस क्या हो रहा है, जब भी रोटर इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को वो कैच कर लेगा, तब क्या होगा, उसके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। जब Yes, sir. 0 होगा तब बताओ तो रोटर कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कट कर पाएगा। ये करंट यहाँ पर No, जो sir. करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इस किसके वजह से हो रहा है, रिलेटिव स्पीड के वजह से हो रहा है ना, रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर, इसके वजह से ही करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। जब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 0 कब होगा, जब रोटर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को वो पकड़ लेगा, मतलब सेम स्पीड में ही वो रोटेट करेगा, तब रिलेटिव स्पीड 0 होगा। अगर रिलेटिव स्पीड 0 होगा तो यहाँ पर कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में, नो सर। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट क्या होगा, अगर ईएमएफ ही नहीं है तो करंट क्या होगा, करंट भी 0 होगा। अगर करंट यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये रोटर कंडक्टर अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, नो सर। नहीं है। सो ये जब करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है तो यहाँ पर कंडक्टर के ऊपर क्या मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होगा, नहीं होगा। सो मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा तो टॉर्क क्या होगा, यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर 0 है तो टॉर्क क्या है, 0 ही है, 0 है। 0 है। सो मोटर क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाएगा, मोटर क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन एंड विंडेज वुड इमीडिएटली कॉज द रोटर टू स्लो डाउन। वहां पर उसके अंदर एक फ्रिक्शन एंड विंडेज होता है ना, फ्रिक्शन एंड विंडेज के वजह से रोटर धीरे धीरे स्लो होके स्टॉप हो जाएगा, मतलब मोटर स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर पाएगा, अगर अचीव कर लेता है, ये पॉसिबल नहीं है,
अगर कर लेता है तो मोटर घूमेगा ही नहीं, मोटर वहां पर स्टॉप हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो यही एक्चुअली इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, ऐसे ही ये रोटर घूमता है। ठीक है, सो अब चलो, अब हम देखेंगे ये जो स्लीव है, ये स्लीव को ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट अगर हो जाएगा तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सो अब देखते हैं ये स्लीप क्या होता है। तो स्लीप बेसिकली क्या है? करण 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 कुमार, यस सर। कहाँ थे तुम? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया सर। लेट मतलब इतना लेट? सॉरी सर। ये तो ठीक नहीं है। अभी एक क्लास खत्म होने वाला है, अभी तो ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करना, ठीक है। जब क्लास स्टार्ट होगा तभी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एक लाइक किए थे सर, ज्वाइन नहीं हुआ था तो फिर लेट से थोड़ा किए थे।